गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रुन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक होगा पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित होगा, यानी कि आपका पेडागोजी सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले ही मैं एक मैराथन बना चुकी हूँ जिसमें आपके हर एक टॉपिक जो भी आपके पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित है, हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन कॉमन है उनको मैं बना चुकी हूँ। मैराथन में आप देख सकते हैं, मेरा मैराथन करके आप नाम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। आप उसमें देख लेंगे कि आपको पूरे हर एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद से आज जो हमारा टॉपिक जो मैं बना रही हूँ पेडागोजी संबंधित जो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं इसलिए बनाने की कोशिश ताकि आपका हर एक क्वेश्चन आपका सबको पता चल जाए कि पेडागोजी सब्जेक्ट्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूँ 80% क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट से है, जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो आपके आते हैं और 20 to 25% आपके सब्जेक्ट से आते हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से 80% क्वेश्चन जो आपको मैं कॉमन जो आपके हर एक सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी सब्जेक्ट का हो, उसमें आपका कॉमन ही आता है। इसके बाद से अगर हम देखें कॉमन क्वेश्चंस में आपका कम्युनिकेशन आता है, टीचिंग है, आपका लेसन प्लान से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, आपके माइक्रो टीचिंग, हर एक पेडागोजी में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर आपका इंटरेक्शन यानी कि फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस भी होगा। फिर आपका प्रोग्राम लर्निंग, उसके बाद से आपका मॉडल्स, इवैल्यूएशन, ये सब के सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में सेम है। मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में ऐसा कमेंट भी आता है कि मैम कोई कॉमन क्वेश्चन बता दीजिए जो सब में आता हो, मैम ये क्वेश्चन बताइए। तो सब बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पेडागोजी सब्जेक्ट में ये कॉमन क्वेश्चन है। आज हम लोग एक एक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही देखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक डाल के। जैसे माइक्रो टीचिंग आपको देखनी है तो माइक्रो टीचिंग आप डालिए, उसमें आप डिटेल में आप देख सकते हैं। आपने लेसन प्लान डाला, आदर्श पाठ योजना आपको कैसे बनानी है उसको भी आप देखेंगे तो भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी ये जो टॉपिक है, हमारा जो पेडागोजी सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग। जैसे आपको पता है कि आप सबसे पहले टीचिंग करने ही चाहते हैं। जब भी आप पढ़ाते हैं सबसे पहले आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टीचिंग का मतलब क्या होता है? दूसरों को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया, यानी कि एक सोशल प्रोसेस है। ये टीचिंग का क्या अर्थ होता है कि ज्ञान प्रदान करना या कौशल में विकास करना या अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन देना, पाठ पढ़ाना या उसे उत्साहित करना ही टीचिंग होता है। यानी कि आप अपने ज्ञान को कैसे प्रदान करते हैं, उनके कौशल का कैसे विकास करते हैं, उसमें कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उत्साहित करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, यही होती है आपकी टीचिंग। क्योंकि टीचिंग इज़ अ गोल डायरेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। हमेशा निर्देशित या बिना उद्देश्य को कोई टीचिंग नहीं की जाती है। आप जब भी बीएड में पढ़ाने जाते हैं, कहीं भी आप पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता चाहिए टीचिंग आप कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे। इसमें कई आधार हैं, यानी कई एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। जैसे हम अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर हम देखते हैं जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई है। ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, यहाँ पर ब्रीफ में बताऊंगी। आपको डिटेल में देखना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और ब्लूम टैक्सोनॉमी हेडिंग डाल के रुन त्रिपाठी करके डालेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम उद्देश्य के आधार पर देखें तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक और मनोगत्यात्मक, यानी कि 3 उद्देश्यों के आधार पर डिवाइडेड है। ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव और मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर। ज्ञानात्मक की बात करें तो इसमें आपका 6 स्टेजेस है, यानी कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन आपका हाईएस्ट लेवल है और आपका सबसे लोअर लेवल आपका ज्ञान है। इसको आप बहुत ही छोटे निमिक से पढ़ सकते हैं, KC A to SE, यानी K से नॉलेज, C से कॉम्प्रीहेंशन, A से एप्लीकेशन, A से फिर दोबारा A आ रहा है आपका एनालिसिस, S से सिंथेसिस और E से इवैल्यूएशन। KC A to SC ऐसे आप याद कर सकते हैं। निमोनिक से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद से आपका भावात्मक शिक्षण आता है, यानी कि इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग में क्या कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। ये भी आपके 5 है इसमें, यानी कि आपका पहले रिसीव करें, कोई चीज़ ग्रहण करेंगे, उसके बाद से रिस्पॉन्ड करेंगे यानी अनुक्रिया करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले ग्रहण करते हैं, यानी आपने जो पढ़ाया बच्चे ने ग्रहण किया, उसके बाद से आप क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे अनुक्रिया करते हैं, फिर अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग करते हैं, आपके वैल्यू में आ जाता है। उसके बाद से आप व्यवस्था ऑर्गेनाइज करते हैं, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद से आपके कैरेक्टर में यानी कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। उसके बाद से आपका आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर को हिंदी में मनोगत्यात्मक शिक्षण कहते हैं। इसमें आपका सबसे पहले इमिटेशन आता है, यानी कि बिना
ऑब्जर्व किया, आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। यानी इमिटेशन या ऑब्जर्व दोनों में से कोई भी लिखा होगा सही होगा। इमिटेशन या ऑब्जर्व, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि आप उसको जोड़ तोड़ करेंगे। उसके बाद से आपका प्रिसीजन, यानी कि इंक्रीज़ द प्रैक्टिस, आप बार बार प्रैक्टिस करके इंक्रीज़ करेंगे कोई चीज़। उसके बाद से आपका आता है आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी थर्ड प्रोसेस में आपका क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद से आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन यानी कि कोऑर्डिनेट करना, किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और लास्ट में आप नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके स्वभाव में आ जाएगा, स्वाभाविककरण हो जाएगा। इसको आप इम्फान से याद कर सकते हैं। आपको मैंने ज्ञानात्मक का न्यूमेरिक बता दिया, निमोनिक बता दिया, KC A2 SE। आप अगर भावात्मक इफेक्टिव का देखेंगे तो R2 VOC, R से रिसीविंग, R से रिस्पॉन्डिंग, V से वैल्यूइंग, O से ऑर्गेनाइजेशन और C से करेक्टराइजेशन। आपका साइकोमोटर में आप इम्फान से याद कर सकते, I से इमिटेशन, M से मैनिपुलेशन, C से आपका P से आपका प्रिसिशन, 4 से आर्टिकुलेशन और N से आपका नेचुरलाइजेशन होगा, इम्पान। ठीक है ना, इसे आप याद कर लें निमोनिक से। इसके बाद से हम अगर उद्देश्य के आधार पर देख ले तो ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट हो जाता है। हम इसी के थ्रू आपका लेसन प्लान भी बनाते हैं, ये भी आप देखते हैं। इसके बाद से हम स्तरों के आधार पर देखते हैं, टीचिंग हमारी स्तर, कौन कौन से लेवल पे हम टीचिंग करते हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो स्मृति स्तर पर, उससे थोड़े बच्चे हुए बड़े उसमें आपका बोध स्तर, फिर उसके बाद से चिंतन स्तर जो हाई लेवल के लिए यूज़ होता है। जो आपका स्तर है, जो आपके लेवल हैं, उसमें आपका स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट ने क्या बताया है, प्रत्यस्मरण और रटने पे बल दिया है। उन्होंने स्मृति स्तर में क्या कहा है, आपके मैं मेन जो पॉइंट है उनको बता रही हूँ कि आपका स्मृति स्तर में ये क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट लिखा हुआ है तो आपका स्मृति स्तर होगा। स्मृति किसने दिया, आपका हर्बर्ट ने दिया। इसमें मेन क्या है, रिकॉल और क्रैमिंग, यानी कि रटना। क्रैमिंग मतलब रटना होता है, रिकॉल मतलब प्रत्यस्मरण होना। यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है वो सरलता से कंठस्थ हो जाए। जैसे बच्चों को हम लोग ABCD याद कराते हैं, रटाते हैं, तो वो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल है उनका, तो वो याद होता है। इसमें टीचर एक्टिव होता है, मेन इसमें स्मृति स्तर में टीचर एक्टिव होता है, और जो स्टूडेंट है यानी जो बच्चा है वो आपका निष्क्रिय यानी कि पैसिव में होता है। ये विचारहीन स्मृति स्तर होता है। इस स्तर में विचारहीन यानी बच्चों का कोई विचार नहीं होता है, जो टीचर ने बता दिया वो बच्चे एज इट इज़ याद कर लेते हैं। ये ज्ञानात्मक पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहले हमारा क्या था, ज्ञान, यानी कि ज्ञानात्मक पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। इसमें बच्चे निष्क्रिय हैं, ये आप लोग ध्यान रखें, और टीचर आपका एक्टिव है। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो, का वाक्य पूर्ति करना, मौखिक या लिखित हो, या प्रत्यस्मरण रिकॉल करना, तो ये सब चीज़ें आपके स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आपका आता है बोध। बोध में आपका ये विचार युक्त है। बोध किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। आपको याद होना चाहिए बोध स्तर किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। इसमें आपका कौन कौन से मेन पॉइंट है, जैसे आपका रिलेशनशिप बनाना सीख जाते हैं बच्चे, फैक्ट्स देखना शुरू कर लेते हैं, टूल्स का यूज़ करना सीखा, जैसे मैंने कोई उदाहरण दिया उससे वो यूज़ करना सीख जा रहे हैं। इस मेन बात इसमें मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई है, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट पे मास्टरी कर लेता है बच्चा बोध स्तर में। इसमें आपका इन्होंने 4 स्टेप बताए थे, 5 स्टेप बताए थे। इसमें सबसे पहले एक्सप्लोरेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, एसिमुलेशन कैसे आत्मीकरण, ऑर्गेनाइजेशन, फिर रेसिटेशन यानी कि अभिव्यक्तिकरण। इसमें ये चीज़ें, इसमें मेन चीज़ें पॉइंट्स हैं। इसमें आपका क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं। हमने स्मृति में क्या देखा कि टीचर एक्टिव है, पर हमारे बोध स्तर में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं। इसमें आपका बोधात्मक, प्रयोगात्मक, ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। हमने पहले में क्या देखा, ज्ञानात्मक, और जो आपका बोधात्मक और प्रयोगात्मक है, व्याख्यात्मक है, ये चीज़ें हमारी बोध स्तर में आती है। इसमें आपका राइट रॉन्ग आ गया, मल्टीपल चॉइस आ गई, इसमें ये इंक्लूडेड है। उसमें हमने क्या देखा था, वाक्य पूर्ति, मौखिक, लिखित, प्रत्यस्मरण, ये सब थे हमारे। इसमें मल्टीपल चॉइस, राइट रॉन्ग और ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं, यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब चीज़ें आपके बोध स्तर में आते हैं। इसके बाद से हमारा चिंतन स्तर। चिंत क्या है, ये चिंतन स्तर में आपका पूर्ण विचारवान होता है, यानी स्वतंत्र होते हैं बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। ये किसने दिया, हंट ने दिया। स्मृति बोध चिंतन, स्मृति हर्बर्ट ने दी, बोध मॉरिसन ने दी, और चिंतन आपका हंट ने दिया। इसमें आपका पूर्ण विचारवान है, स्वतंत्र बच्चे हैं, अपने थॉट्स को अपने बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें कीवर्ड्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, थॉटफुल है, तर्क देने की इच्छा, कल्पना शक्ति का विकास होता है इसमें, और चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। क्रिटिसाइज कर सकते हैं बच्चे, कुछ नया सृजन कर सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी का भी विकास करना इसके अंदर मेन पॉइंट्स में आता है। इसमें
स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि सिर्फ उसको समझाता है, बताता है, जहाँ उसको दिक्कत आ रही है उसको वो थोड़ा सा फैसिलिटेट करेगा बस। ये बच्चे इसमें क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका थर्ड लास्ट में आपके 3 कौन कौन से मेन हैं हाई लेवल में, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये आपके चिंतन स्तर में आ जाता है। हमने स्मृति में क्या देखा, ज्ञानात्मक, बोध में हमने बोधात्मक प्रयोगात्मक देखा, और चिंतन में आपका एनालिसिस, सिंथेसिस और एवैल्यूएशन देखा। एनालाइज करना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में समझाना, सिंथेसाइज सब छोटे टुकड़ों को एक साथ समझा देना, इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करना, यानी कि आपने कहाँ पर इवैल्यूएट किया। यानी कि इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स आएंगे, जैसे वर्णन करो, किसी चीज़ का डिस्क्राइब करो, विचारों का मूल्यांकन करो, तो ये सब चीज़ें आपके चिंतन स्तर में आ जाती है। तो ये तो थे आपके स्तरों के आधार पर। इसके बाद से हमारी शासन प्रणाली के आधार पर भी देखे गए हैं टीचिंग। तो इसमें आपका शासन की प्रणाली के अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारा ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है और आपका लेजिस फेयर होता है। यानी कि आप एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। ऑटोक्रेटिक समझ में आ रहा है कि टीचर सेंटर्ड है, इसका आइडियल आपका टीचर है या जो भी टीचर बता रहा है वही आपका करना है, यानी कि टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद से टीचर है वो एक्टिव है और स्टूडेंट आपका पैसिव लर्नर है, यानी कि वो सिर्फ निष्क्रिय रूप से बात कर रहा है, वो उसको डिस्कशन नहीं कर सकता है, कोई आलोचना नहीं कर सकता, टीचर की बात को वो पलट के बता नहीं सकता है। तो इसमें छात्रों का कोई भी रोल नहीं होता है। एक तरह से कह सकते हैं ये तानाशाही के रूप में काम करता है, ये स्मृति स्तर तक ही सीमित होता है। फिर आपका जो डेमोक्रेटिक है वो टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिव है, जैसे हमने स्मृति, बोध और चिंतन में देखा वैसे ही सेम इसमें भी होता है। पर ये क्या है, इसमें आपका लोकतंत्रीय जो प्रशासनिक देखेंगे तो इसमें वर्ड चेंज हुए, एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय और हस्तक्षेप रहित शिक्षण होगा। जो आपका लोकतंत्रीय शिक्षण है वो आपका टीचर स्टूडेंट एक्टिव दोनों ही होते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है। मैं आपको बोल के ही बता सकती हूँ, नॉन वर्बल यानी कि अपने हाव भाव से भी आपको बता सकती हूँ। तो इसमें आपका दोनों का इंटरेक्शन होता है। इसमें तर्क करना, प्रश्न पूछना, उत्तर पाने की वार्तालाप करना, ये सब चीज़ें अवसर दिए जाते हैं। इसमें टीचर क्या एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, एक निदेशक के रूप में काम कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया जाए स्व अनुशासन पर बल, ठीक है ना, स्वयं पे अनुशासन पर बल दिया जाता है। हस्तक्षेप रहित जो शिक्षण होता है यानी कि लेजिस फेयर होता है, उसमें टीचर एक मित्र के रूप में काम करता है और स्टूडेंट इस क्रिया को स्टूडेंट के किसी भी क्रिया में टीचर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उन्हें उन क्षमताओं का विकास करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है, यानी उसको टीचर उसमें हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। एक शासन प्रणाली का कार्य क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा शासन प्रणाली के कार्य और संबंध दोनों को पे केंद्रित किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट एक्टिव है और टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। तो ये तो आपका प्रशासन के हिसाब से हो गया। इसके बाद से हम देखिए शैक्षिक व्यवस्था के आधार पे, यानी कि टीचर भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अगर हम देखें तो आपने देखा एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि टू फॉर्म, यानी कि निर्मित करना, निर्माण करना। औपचारिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मल, यानी कि किसी चीज़ का निर्माण करना। ये वो साधन होते हैं जिनको उद्देश्यपूर्ण ढंग से मानव द्वारा स्वयं की प्रगति और मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि वे साधन जिनको उद्देश्यपूर्ण ढंग से मानव द्वारा स्वयं की प्रगति एवं मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका निश्चित समय, स्थान, निश्चित आपकी शिक्षण विधि, निश्चित स्कूल, मतलब यानी हर एक चीज़ निश्चित समय पे, समय सारणी पे किया जाता है। यानी उद्देश्य से पहले ही आपका निश्चित होता है कि उद्देश्य आपको क्या रखना है, यानी कि ये क्रमबद्ध शिक्षा की बात करता है। जैसे आपका स्कूल, जैसे आपकी लाइब्रेरी, तो ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। उसके बाद से आपका आता है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षण ऐसे साधन होते हैं जिनको निश्चित रूप से शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित नहीं किया जाता। उसमें निर्मित किया जा रहा है, इसमें निर्मित नहीं किया जाता। ना ही कोई निश्चित समय होता है, ना उद्देश्य होता है, ना ही कोई निश्चित स्थान होता है, ना पाठ्यक्रम होता है और ना ही शिक्षण कोई विद्या होती है। पर फिर भी बालक के स्वभाव या व्यवहार या विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हम अपने इसमें आपके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे परिवार है, घर, हम परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा है वो, हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, समुदाय से बहुत कुछ सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, राज्य से सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, यानी जीवन के लिए, जीवन के द्वारा, जीवन पर मिलने वाला अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसको आप याद रखेंगे, जीवन के लिए, जीवन के द्वारा, जीवन पर मिलने वाले अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद से हमारा आता है
नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको समझ में आ रहा है कि निरौपचारिक शिक्षा है। वर्ड को बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों आप अलग अलग समझ लीजिएगा। नॉन फॉर्मल यानी निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक यानी कि ओपन एजुकेशन, जैसे मैं अभी भी दे रही हूँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मैं अपने सुविधा के अनुसार पढ़ रही हूँ, सुविधा के अनुसार पढ़ा रही हूँ, आप भी अपने सुविधा के अनुसार समय के अनुसार आप पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं। यानी इसमें प्रौढ़ शिक्षा भी आ जाएगा, पत्राचार का शिक्षा केंद्र जो होता है वो भी आ जाएगा, रोजगार देने वाली जो शिक्षा होती है वो भी आ जाएगी, संस्थाएं जो होती हैं वो भी, कंप्यूटर है, वीडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। यानी जो हमारी ओपन एजुकेशन है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि जो बाहर के जो बच्चे हैं, जो दूरस्थ शिक्षा ली जाती है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। इसके बाद से आपका आता है, ये तो हमने देख लिया। अब अगर आप टीचिंग में ये चीज़ समझ चुके हैं तो इसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि मेरे टीचिंग में कैसे करनी है। टीचिंग तो आपने समझ ली कौन कौन से आधार पर की जाती है, कैसे कैसे आपके होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद से हमारा आता है संप्रेषण, यानी कि आपका संप्रेषण। सबसे पहले आप टीचिंग करते हैं, टीचिंग को आप समझ गए कौन कौन से आधार पे आप कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पर उस प्रेजेंटेशन के आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छा होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीचिंग कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी वॉइस कैसी है, आपके हाव भाव कैसे, ये सब चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है टीचिंग के लिए। यानी अगर आप एक टीचर हैं तो आप में ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सभी पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी है कि आपका टीचिंग कैसे करनी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे होगा, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे बच्चों से, ये सब चीज़ें आप सभी पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के लिए। ये मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ कि ये हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। इसके बाद से हम बात कर रहे हैं संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। आपने टीचिंग देख ली, आपकी टीचिंग कैसे कैसे होनी चाहिए, आपको कौन कौन से स्तर पर कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है। इसके बाद से हमारा आता है संप्रेषण। संप्रेषण की बात करें यानी कम्युनिकेशन, ये क्या होती है, हमारी शिक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यानी कि बिना कम्युनिकेशन के आप टीचिंग नहीं कर सकते। आपकी कम्युनिकेशन, अगर मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, आप मैंने जो बताया, जिस भाषा में बताया वो भाषा अगर आपको समझ में आ रही है तो आपका फीडबैक मेरे को अच्छा मिलेगा। इसके लिए इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अगर मेरी बात आपको समझ में ना आए तो ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए बिना संप्रेषण के शिक्षण और शिक्षा दोनों ही कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम अगर कोई टीचिंग कर रहे हैं एजुकेशन में तो उसकी कल्पना बिना कम्युनिकेशन के नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है एक दूसरे में आदान प्रदान करना। इसके बाद से आपका कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब होता है कॉमन यानी कि सामान्य। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन है क्यों ज़रूरी। अगर आप किसी भी पेडागॉजी सब्जेक्ट्स में क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं, क्लास में जाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप जो चीज़ बता रहे हैं बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट बताइए, शॉर्ट में बताइए, कहानी मत बताइए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यमों के द्वारा यानी कि आदान प्रदान करने का प्रयास करता है, यानी कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। इसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने भाव, अपनी मुख मुद्रा, अपने विचार, उसको परस्पर आदान प्रदान करता है। यानी मेरे जो विचार है मैं आपको प्रकट कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन स्किल इसमें दिखती है। इसमें आपका अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एक होता है टीचर, यानी कि जो हमारा संप्रेषण का स्रोत है या संदेश वाहक है वो आपका टीचर है। उसने आपको पढ़ाना है, मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपको पढ़ाना है तो मैंने एनकोडिंग किया, यानी कि मैंने आपको एक फॉर्मेट के थ्रू, एक अपने क्वेश्चन के थ्रू एनकोड किया, यानी मैंने कुछ लिख के दिया। उसके बाद से संदेश का एक माध्यम होगा। संदेश का माध्यम हमारा यूट्यूब है। मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद से डिकोडिंग, यानी कि बच्चा उसे डिकोड करेगा, समझेगा। उसके बाद से वो बच्चे के पास जाएगा, यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुँचेगा। उसको जगह समझ में आया, अगर आवश्यकता अनुसार वो क्या करता है, पृष्ठ पोषण देता है, यानी कि फीडबैक देगा टीचर को। यानी कि जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, उसके बाद से आप मुझे कमेंट में क्या करते हैं, फीडबैक करते हैं। उससे मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। यानी कि मैं उन चीज़ों में कुछ सुधार करने की भी कोशिश करती हूँ और उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं। यानी जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वही आपको समझ में आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो परफेक्ट होती है, यानी कि इफ़ेक्टिव होती है। इसमें आप देख सकते हैं जो टीचर होता है
वो क्या करता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करता है। मैंने किसी चीज़ का निर्माण किया, उसके बाद से एनकोड किया, कुछ लिखता है, मैं लिख रही हूँ, उसके बाद से ट्रांसमिट करता है, यानी कि मैं आपको प्रसारित करती हूँ। उसके बाद से जो मैसेज मैंने ट्रांसमिट किया वो मैं सिंबल के थ्रू भी कर सकती हूँ, साइन के थ्रू भी कर सकती हूँ। जो लर्नर है उसे प्राप्त किया, उसे वो पढ़ता है, डिकोड करता है यानी व्याख्या करता है, उसके बाद से इंटरप्रेट करता है, यानी कि फिर से वो टीचर के पास फीडबैक देता है, यानी कि वो रिएक्शन देता है। तो वो आपके टीचर के पास रिएक्शन यानी कि मोटिवेशन मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये आपका संप्रेषण का प्रोसेस होता है। इसके बाद से हम शैक्षिक संप्रेषण के वर्गीकरण की बात करें, जो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य है उसमें संप्रेषण की बात करें तो हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह से बताते हैं। यानी कि जो हमारी वर्बल संप्रेषण है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें हमारा मौखिक और लिखित आता है। मैं मौखिक रूप से ही बात कर सकती हूँ, लिखवा भी सकती हूँ, ये शाब्दिक संप्रेषण है। और शाब्दिक संप्रेषण में जैसे मैं वाणी के संकेत कर सकती हूँ, चक्षु से यानी आंखों से कोई संपर्क, हाव भाव दिखा रही हूँ, मुख मुद्राएं हैं मेरी, स्पर्श संपर्क है, ये सब हमारी अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव कर सके। टीचिंग इफ़ेक्टिव करने के लिए आपके 5 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में आपका LITES, इसको आप याद रखेंगे। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप मेरे कम्युनिकेशन टॉपिक डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, रेणु त्रिपाठी करके आपको मिल जाएगा, उससे आप डिटेल में पढ़ लेंगे। कम्युनिकेशन में जो स्किल है वो पूरा अच्छी तरह पढ़ाया है कम्युनिकेशन, उसे भी आप देख लेंगे। इसके बाद से आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपने कम्युनिकेट कर लिया, कैसे कम्युनिकेट करना है। उसके बाद से टीचिंग की कुछ अवस्थाएँ होती हैं। टीचिंग की अवस्थाएँ जैक्सन 1966 में दिया था। जैक्सन, आप नाम याद रखें, जैक्सन ने शिक्षण की अवस्थाओं को 1966 में दिया था, जो कि 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला आपका है पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा आपका अंतः क्रिया अवस्था यानी कि इंटर एक्टिव स्टेज, और थर्ड है आपका उत्तर क्रिया अवस्था यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव स्टेज, जिसमें आप क्या करते हैं, आपने देखा टीचिंग में आप गए, आपने कौन कौन से उद्देश्य के हिसाब से लिया, चाहे आपने शैक्षिक व्यवस्था के, शासन प्रणाली की व्यवस्था, यानी हर एक चीज़ आपने इंक्लूड कर ली। उसके बाद से आप कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं। सबसे पहले आप कौन सी अवस्था से गुजरते हैं, पहले आप योजना बनाते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यानी कि आपके पूर्व क्रिया अवस्था में यानी प्री एक्टिव स्टेज में सबसे पहले आप योजना बनाते हैं। योजना के बाद यानी कि आप पढ़ाने की तैयारी करते हैं, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना है आपका, क्या कौन सा कंटेंट है आपका, कौन सी आप क्रियाएं करेंगे। टीचर क्लास में जाने से पूर्व जो भी करता है वो आपका प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है। इसे ही हम टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, यानी टीचिंग अपने हिसाब से प्लानिंग करता है टीचर। ठीक है, उसके बाद से आता है इंटरैक्टिव स्टेज। इंटरैक्टिव स्टेज में क्या आती है, वो सभी क्रियाएं इंक्लूड होती हैं जो टीचर क्लास में प्रवेश करने के समय से लेकर कंटेंट प्रेजेंट करने के समय तक रहता है। यानी जब तक मैं आप दोनों में इंटरेक्ट हो रहा है, यानी टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्ट हो रहा है क्लासरूम के अंदर, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, तो ये जो इंटरेक्शन है वो आपका अंतःक्रियावस्था के अंतर्गत आता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने रहते हैं। टीचर क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह से आपको करेगा, क्वेश्चन करेगा, आंसर सुनेगा, आंसर बताएगा आपको, यानी कि गोल अचीव करने में आपको मदद करता है। उसके बाद से थर्ड स्टेज जो आता है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी कि उत्तर की अवस्था। इसमें आपने पढ़ा लिया, सबसे पहले प्री एक्टिव स्टेज में क्या किया, योजना बनाया। इंटरैक्टिव स्टेज में आपने क्या किया, पढ़ाया। उसके बाद से आप मूल्यांकन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे मैं जो इस उद्देश्य को लेकर चला हूँ या चली हूँ तो वो मेरा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो वही हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है। यानी कि शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है, जो भी सीखा है उसने, जो भी उसने सिखाया है उसका इवैल्यूएशन करता है, और वो उद्देश्य के आधार पर ही किया जाता है, बिना उद्देश्य को कोई टीचिंग नहीं होती है। इसके बाद से आपका इसमें टीचर ये जानने का भी प्रयास करता है कि उसने कक्षा में कुछ पढ़ाया है, उसका क्या फीडबैक मिला है, क्या बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ा है। ये भी चीज़ें हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाती है। तो ये तीनों स्टेज भी आपको पता होने चाहिए, शिक्षण की अवस्थाएं भी पता होनी चाहिए। ये तो अब हमारा हो गया स्टेजेस भी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी स्टेज पे क्या क्या करना है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा, आप जाके सबसे पहले आप मूल्यांकन करने लगेंगे और कोई चीज़ बताएंगे नहीं, तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने पाठ को, अपने कंटेंट को समझाने के लिए पहले आपका प्री, फिर पोस्ट, फिर प्री, फिर इंटर, फिर आपका पोस्ट होना चाहिए। यानी अवस्थाएं भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद से इन सभी टीचिंग को करने के लिए आपके कुछ मैगज़ीन्स होते हैं।
मैगजीम्स यानी कि आपके कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ऐसा तो है नहीं आप जाएंगे और बच्चों को प्रेजेंट कर देंगे, नहीं, आप उसमें बहुत सारे मैगजीम्स होते हैं, आप किस मैगजीम से लेकर आप चले हैं और अपने शिक्षण को कंप्लीट करते हैं ये आप देखते हैं। सबसे पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मैगजीम्स भी मैंने अलग से पढ़ा रखा है, ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी नाम के मैगजीम से, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो चीज़ें बच्चों को पता है, यानी पूर्व ज्ञान से लेकर आप नवीन ज्ञान पर लेके आते हैं, यानी जो चीज़ बच्चों को पता है उसे अज्ञात की ओर लेके जाएंगे। नेक्स्ट आपका है सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले छोटी चीज़ें बताएंगे फिर जटिल की तरफ जाएंगे, ये नहीं कि पहले आप कठिन चीज़ बताते बच्चों को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद से आपका आता है अनिश्चित से निश्चितार्थ की ओर, यानी कि कोई चीज़ अनिश्चित है उससे निश्चित की ओर। बच्चों को पहले कुछ नहीं पता होता है, धीरे धीरे आपको पाठ के बारे में बच्चों को पता लगने लगता है। पहले बच्चों को कुछ नहीं पता है, निश्चित चीज़ें हैं, उनके सामने कोई वो लेसन नहीं पता है, उसके बाद धीरे धीरे आप निश्चित हो, यानी कि बच्चों को वो नॉलेज दे देते हैं तो वो बच्चों को पता चल जाता है। उसके बाद से आपका है मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ें आपके पास कंक्रीट है, जो चीज़ आपके स्थूल है, आपके सामने है, उसको आप अमूर्त की ओर लेके जाते हैं, यानी मैंने कोई उदाहरण देते हैं वो बच्चे भी अपने विचार देने लगते हैं। उसके बाद से आपका आता है विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में करना, उसको फिर समझाना, और संश्लेषण है पूरे छोटे चीज़ों को इकट्ठा कर देना, यानी संश्लेषित कर देना, सिंथेसाइज कर देना। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी जो चीज़ें आपके सामने, जैसे मैंने टीचिंग एड दिया वो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिया बच्चों को इंद्रिय में, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी वो काम को देख सकता है, समझ सकता है। अगर मैं उनको कुछ रियल ऑब्जेक्ट दूंगी तो उससे वो अप्रत्यक्ष रूप से भी समझ सकता है। उसके बाद से विशिष्ट से सामान्य की ओर, कई बार होता है कि जैसे हमारे अब उदाहरण से हम क्या करते हैं, विशिष्ट चीज़ें कुछ स्पेसिफिक चीज़ देते हैं उसे सामान्य की ओर लेके जाते हैं, तो ये भी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती है मैगजीम्स में। फिर आपका आता है मनोविज्ञान से तार्किक, यानी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है। फिर आपका आगमन से निगमन। आगमन क्या होता है? आगमन आप जैसे कि अ से आप उदाहरण समझिए, उदाहरण से आप किसी थ्योरी पे जाएंगे, निगमन मतलब नियम से आप उदाहरण पे जाएंगे, यानी कि आपकी ये सब चीज़ें भी आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। फिर आपका आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से यानी कि होल टू पार्ट, यानी कि आप अपनी चीज़ों, यानी कई बार ऐसा आप दो टॉपिक देख रहे होंगे, विश्लेषण संश्लेषण को, यानी छोटे से बड़ा, यानी छोटे से पहले आपने संश्लेषित किया, और पूर्ण से अंश, यानी पूरे से लेकर आप अंश की तरफ जाएंगे। पूर्ण से अंश की ओर जो गेस्टॉल्ट थ्योरी है वो है आपकी। पूर्ण से अंश का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक फूल दिखा दिया और हर एक पार्ट के बारे में बताया, ये पेटल है, सेपल है, ये सब मैंने बता दिया, तो ये आपका पूर्ण से अंश की ओर है। विश्लेषण में जैसे कि मैंने हर एक पार्ट को बताया, उसके बाद से मैंने फूल के बारे में बता दिया, तो ये सब चीज़ें क्या विश्लेषण से संश्लेषण और पूर्ण से अंश की ओर, ये दोनों आपके कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो ये भी आप समझ लेंगे। उसके बाद से आप अनुभूत से युक्तिकरण, जैसे कि एम्पेरिकल टू रैशनल, यानी जो हमारा टीचिंग एड है, जो मैंने अनुभव किया है उससे मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ, तो ये सब चीज़ें आपकी मैगजीन्स में आ जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए आप कौन से मैगजीन्स को लेके चल रहे हैं। इसके बाद से आपके आता है माइक्रो टीचिंग। ये भी क्वेश्चन पेडागोजी सब्जेक्ट, जो कि आपके हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आता है। ये मैं जितने भी टॉपिक बता रही हूँ वो हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आएगा, और हर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये टॉपिक भी बना रही हूँ। आपका माइक्रो टीचिंग है वो भी मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसे भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। वीरेंद्र त्रिपाठी माइक्रो टीचिंग डालेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपने देखा है माइक्रो टीचिंग है क्या, इसका विकास कहाँ हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये रियल टीचिंग कही जाती है। 1961 में एचिसन, बुश और एलन ने दिया था। भारत में 1974 में पासी और शाह ने दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें जो माइक्रो टीचिंग है वो टीच एंड ट्रेनिंग की एक प्रयोगशाला विधि है, यानी कि जैसे हम प्रयोग करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, इसी के माध्यम से जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो अपने स्किल को विकसित करते हैं। इसमें आप जानते ही हैं माइक्रो टीचिंग आप कर चुके हैं। अभी बीएड में आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पीयर ग्रुप है, जो आपके बीएड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं 6-7 स्टूडेंट्स के साथ आप लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये जो परिभाषा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना है। DW एलन का उन्होंने लिखा था कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यानी एक छोटे आकार की जो कक्षा है, 6 से 7 बच्चे हैं, 5 से 10 छात्र हैं, उसमें कम ही समय में वो पूर्ण हो जाती है। एक टाइम में एक स्किल, 5 से 10 छात्र की संख्या और 5 से 10 मिनट ही होता है, यानी टोटल आपका 36 मिनट, यानी हर एक स्किल में 6-6 मिनट लगता है, तो आपका टोटल आपका 36 मिनट आप याद रखेंगे। जो माइक्रो टीचिंग जो साइकिल है वो आपका सबसे पहले क्या आता है? प्लानिंग, यानी पहले आप योजना बनाएंगे, उसकी प्लान करेंगे, उसके बाद से आप टीचिंग करेंगे, आप टीच करेंगे, टीचिंग करने, उसके बाद से आपको फीडबैक मिलेगा। अगर आपने सही किया है तो ठीक है, नहीं सही किया है तो आप फिर से रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर रीफीडबैक निकलेगा। तो ये भी आपको साइकिल आपको याद होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग आप मेरे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, बिल्कुल आपको डिटेल में मिलेगा
क्या उसके दोष हैं, सब कुछ। उसके बाद से आपका आता है फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम। फ्लेंडर यानी कि नेड फ्लेंडर 1959 में वर्बल जो बिहेवियर है उस पे उन्होंने फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम दिया था। हम फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? अगर हम किसी भी पेडागॉजी सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, सोशल हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप पेडागॉजी सब्जेक्ट जाएंगे तो आप कैसे टीच करें, कैसे बच्चों से इंटरेक्शन करें, कौन कौन सी आपके लिए गतिविधियाँ होंगी, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम में। इसमें जो नेड फ्लेंडर है उन्होंने 1959 में कक्षा में जो शाब्दिक व्यवहार होता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो बिहेवियर आपको दिखाई देता है, उसी के आधार पर एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की थी। और इसके अंतर्गत यानी कक्षा के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे मैं टीचर टॉक हो, चाहे वो स्टूडेंट की टॉक हो, चाहे वो मौन हो, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। ये एक वैज्ञानिक ढंग से करता है, यानी क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। इसमें आपका 3 मेन है, टीचर टॉक, पीपल टॉक और साइलेंस या कन्फ्यूज़न। टीचर टॉक में आपके 7 हैं, पीपल टॉक में आपके 2 हैं और आपका जो साइलेंस है वो 1 है। टीचर टॉक में आपका डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है। इनडायरेक्ट में आपके 4 चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सेप्ट फीलिंग्स, यानी कि आपकी बच्चों की फीलिंग्स को भी समझना। फिर प्रेजेज और इनकरेज, टीचर इंकरेज करता है, प्रेज करता है। फिर एक्सेप्ट यूजेज आइडिया ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के हम यूजेज आइडियाज़ को लेते हैं। आस्क क्वेश्चन, ये आपके 4 जो है वो इनडायरेक्ट में है। डायरेक्ट में आपका क्या आता है? लेक्चरिंग, डायरेक्टिंग और क्रिटिसाइजिंग। ये आपको याद होनी चाहिए। 7 आपके 4 इनडायरेक्ट में, 3 आपके डायरेक्ट में। उसके बाद से आपका आता है स्टूडेंट टॉक, यानी कि आपका पीपल टॉक। पीपल टॉक में आपका सबसे पहले आपका आता है पीपल टॉक रिस्पॉन्स, यानी कि बच्चे का रिस्पॉन्स। उसके बाद से आपका दूसरा है पीपल टॉक इनिशिएशन, यानी कि बच्चा स्वयं वार्ता करता है, पहल करता है, प्रश्न करता है, तो ये आपके पीपल टॉक में आता है। और लास्ट आपका साइलेंस या कन्फ्यूजन। साइलेंस क्या होता है? कई बार एक साथ आंसर बच्चे बोल देते हैं, उसके बाद से थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? मौन हो जाता है। तो वो जो है, वो जो पॉइंट है वो आपका साइलेंस में आता है। कई बार क्या होता है कि मैम आई, गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद से थोड़ा सा विराम हो जाता है। वो विराम जो मौन होता है वो भी आपका साइलेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि आपका टीचर टॉक, पीपल टॉक और साइलेंस आपका फ्लेंडर में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारी बिहेवियर हैं, ये हमारे बिहेवियर है, हम कैसे कैसे बिहेव करते हैं, टीचर कौन कौन से बिहेवियर करता है, कौन कौन सी चीज़ें क्लासरूम के अंदर घटित होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तभी तो हम फ्लेंडर इंटरेक्शन आपके पेपर में भी दिया गया और आपके हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट्स में कंपलसरी आपको फ्लेंडर पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद से आपका आता है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग का मतलब होता है कि जो बच्चे अपनी गति से, स्वयं गति से पढ़ लेते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू पढ़ाया गया। प्रोग्राम लर्निंग हमें क्यों पढ़ना है? कई बच्चे होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत धीरे धीरे समझते हैं, स्वगति से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमारी प्रोग्राम लर्निंग में आपको दिखाई देगी। जैसे B.F. स्किनर ने 1950 में, B.F. स्किनर 1950 में सीखने पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या कहा? सेल्फ टीचिंग सामग्री का निर्माण किया, जिसे हम प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। प्रोग्राम लर्निंग में अनुदेशन सामग्री में छोटे छोटे पद, यानी जो छोटे छोटे फ्रेम्स हैं, उनको एक श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, जिसे हम तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। यानी छोटे छोटे फ्रेम में दिया जाता है। जैसे आप लोगों का क्या होता है? गेम्स होते हैं। गेम से एक लेवल पार किया, दूसरे लेवल पे जाइए, दूसरे लेवल पार किया, तीसरे लेवल पे जाइए, तो ये गेम्स में होता है। ऐसे ही प्रोग्राम लर्निंग पढ़ाई में इन्होंने टीचिंग में किया। उन्होंने सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दिया, जिसे हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, जो इसके फाउंडर कौन है? B.F. स्किनर 1955 उन्होंने दिया लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्राम लर्निंग है वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिटेल में। इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, आपको इसमें डिटेल में पढ़ना होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, क्योंकि हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट में ये कंपलसरी है। इसलिए मैं हर एक चीज़ पे बार बार जोर दे रही हूँ कि हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट से जो भी स्टूडेंट है वो आप इसको, हर एक टॉपिक को आप टच करेंगे, ताकि देखेंगे, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन आपके सही हो सकें। इसके बाद से आपका है ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग। ये आपका नॉर्मन क्राउडर ने दिया था। फिर मैथमेटिक्स प्रोग्राम है, उन्होंने थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। थॉमस एफ गिलबर्ट, ये नाम आप लोग याद रखें। लीनियर का B.F. स्किनर, ब्रांचिंग का नॉर्मन क्राउडर और मैथमेटिक्स का आपका F. गिलबर्ट है। तो इन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया गिलबर्ट ने मैथमेटिक्स में: डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्टिंग और रिलीज। पहले वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, फिर प्रॉम्प्टिंग, जो गलतियाँ और उसको कम होगा, फिर बाद में रिलीज़ होने लगेगा, यानी कि आपकी कमियाँ खत्म होने लगती हैं। यानी कि आपका मैथ्स का पेपर जो होता है, मैथ्स में जो होता है वो ऐसे ही होता है, मैथमेटिक्स के प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा ही होता है।
ये तो आपने देखा कि प्रोग्राम लर्निंग, हमने प्रोग्राम लर्निंग भी देख लिया। इन सब चीज़ों देखने के बाद से कुछ मॉडल्स भी यूज़ होते हैं। आप में एक बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा मॉडल पूछा जाता है, जो कि ग्लेशियर बेसिक ट्रेनिंग मॉडल है, जो कि आपका ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जिसे हिंदी में कहा जाता है, रॉबर्ट ग्लेशियर ने दिया था 1962 में। इसे आप याद रखेंगे। इसको भी आपके टॉपिक में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, हर पेडागोजी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, तो इसलिए भी मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। इसमें जो है इन्होंने 4 टाइप्स बताए थे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, पहले आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद से एंटरिंग आपका बिहेवियर, जो आप पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से पूछते हैं वो एंटरिंग बिहेवियर है। फिर आपका इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया चल रही है वो होगा। फिर लास्ट में आएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। 4 स्टेप्स हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 टाइप हैं, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और लास्ट में आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आता है। इसमें आप क्लास में जाने के बाद से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में ये कंपलसरी ही आता है। इसलिए चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी पेडागोजी सब्जेक्ट का हो, इनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका 80% क्वेश्चन आपका इसी में से आता है। हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट कंपलसरी है। 20 to 25% आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि अपने सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। इसमें आपने देखा, मैंने जो आपको मॉडल्स पढ़ाया इसमें भी आपको पता चल गया। इसके बाद से आपके कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स मैंने अलग अलग पढ़ाया है, आप मेरा देखेंगे कोई भी टॉपिक डालेंगे मेथड डालें, चाहे वो लेक्चर मेथड डालें, आगमन निगमन प्रदर्शन डालें, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डालें, फिर आपका विचार विमर्श यानी कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो डालें, प्रोजेक्ट मेथड डालें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम टीचिंग, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं अलग अलग। उसको भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित हो मैंने ना पढ़ाया हो। अगर कुछ छूट जाता मुझे कमेंट में कर सकते हैं, उसे मैं आपको पढ़ा दूँगी। इसके बाद से जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, साइंस के ही हों, तो साइंस में आपको ये पता होना चाहिए कि जीवशाला क्या है, जल जीवशाला क्या है, टेरेरियम क्या हुआ, टेरेरियम क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, वेबेरियम क्या होता है, विज्ञान मेला क्या है, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान पर्यटन क्या है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, आपको ये पता होना चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद से ये आपके 80% में आता है, जो कि हर एक सब्जेक्ट में आपको कॉमन मिलेगा। इसका मैंने एक मैराथन भी बना रखा है, उसको भी आप देख लेंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि एक आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आता है मापन मूल्यांकन से संबंधित, जो आपको मिश्रा सर ने पढ़ाया है। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मापन मूल्यांकन और असेसमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, फिर आपका टॉपिक थ्योरी भी है उसका। मिश्रा सर की क्लास आप देखेंगे, उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और इसमें से भी क्वेश्चन आपको आता ही आता है हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट से। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि आपका इसमें मूल्यांकन में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। कम से कम ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जितने भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आंकलन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, इसका अर्थ पता होना चाहिए, परिभाषाएँ कुछ याद होनी चाहिए। इन तीनों में अंतर भी पूछ लेता है कि मापन, मूल्यांकन और असेसमेंट में क्या अंतर है, ये भी पूछ लेता है। इसके टाइप्स पूछ लेता है, जैसे इवैल्यूएशन के टाइप्स क्या हैं, जैसे आपका फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव क्या था, ड्यूरिंग टीचिंग होता है, और समेटिव आपका लास्ट में, यानी कि आपका आउटकम दिखता है। उसके बाद से आपका मापन में गुणात्मक और मात्रात्मक दिखता है। गुणात्मक यानी कि आपका क्वालिटेटिव, और मात्रात्मक यानी अंकों में देखना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, फिर आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये भी आ रहा है, डायग्नोस्टिक मेथड भी आ रहा है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसके बाद से आपको एक लास्ट चीज़ और पता होना चाहिए कि टीचर के गुण और विशेषताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपको पता, आप खुद टीचर बनने वाले हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से निर्देशन करना है, कैसे परामर्श करना है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। यानी हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में आप इन सभी चीज़ों का नॉलेज आपको होना ही होना है, तो पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या है कि आप कैसे टीचिंग करेंगे। अगर मान लीजिए आपने लास्ट टॉपिक क्या देखा, मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन में हमने क्या देखा, पहले आप अपने, जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट है, हिंदी है या इंग्लिश है, मैं क्लास में गई, मैंने पढ़ाया, मैंने मापन किया, यानी अंकों के रूप में उनका टेस्ट ले लिया, आपका मिल गया। उसके बाद से बच्चे ने क्या अचीव किया है,
क्या आउटकम आया, मैंने मूल्यांकन किया, लास्ट में जाके मैंने उसका आउटकम देखा यानी कि मूल्यांकन किया। तो ये सब चीज़ें हमारी ये जो प्रोसीजर है पूरा टीचिंग के थ्रू जितना हमारा प्रोसीजर होता है उन सब चीज़ों को बताया है मैंने कि हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में ये चीज़ों से आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये इसलिए मैं बताने का मेरा मोटिव है। मैं आपको कंटेंट आपको चाहिए डिटेल में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, हर एक कंटेंट आपको डिटेल में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको ब्रीफ में आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ, हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट का स्टूडेंट जाएगा क्लास में तो आप पहले आप मापन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर लास्ट में आप मूल्यांकन करते हैं। वैसे ही आप पहले क्या करते हैं, प्री स्टेज में जाते हैं, फिर आप इंटरेक्ट करते हैं, फिर लास्ट में आप पोस्ट एक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जो जितनी भी प्रोसीजर है टीचिंग के थ्रू, जितने भी आप पहले आप क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आप कौन कौन सी स्टेजेस में जाते हैं, कैसे स्तर में पढ़ाते हैं, कौन से स्तर से आप लेवल में जा रहे हैं, कैसे आप टीच कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को इन्हीं सब चीज़ों को हम देखने के लिए मैंने आज ये मोटिव बनाया, यानी कि आज मैंने ये पढ़ाने की कोशिश की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। तक तो आपने देख लिया कौन कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। 80% क्वेश्चन इसी में से आने, 20 to 25% आपके सब्जेक्ट से, यानी कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट के बात करूं तो हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए ये सब कंपलसरी है, यानी टीचिंग, कम्युनिकेशन, फ्लेंडर, फिर आपका प्रोग्राम लर्निंग, फिर मापन मूल्यांकन, ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरी है। यानी कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी टीचिंग भी इफेक्टिव करते हैं और अपने टॉपिक को आप अच्छी तरह कंप्लीट करें। यानी कि आपके पेपर में भी ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डिटेल में देखना है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, रेणु त्रिपाठी नाम करके कोई भी टॉपिक आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक छूट भी रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे आपको पढ़ा दूंगी। ये तो था मेरा पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाने के लिए कि पेडागोजी सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरा प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं और बीएड में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए मैं स्पेशली बनाती हूँ कि बीएड बच्चों को सबको बेनिफिट मिल सके, तो उन बच्चों को भी शेयर किए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको फिर से आपको बता दूंगी। कोई टॉपिक आपका रहता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसे मैं पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।